Hello everyone. Today we will start our new chapter Glimpses of India, and this is the chapter from class 10th book His First Flight. Okay, this is the 7th chapter, and the first of all you should start before starting the Hindi explanation. I would like to tell you the meaning of glimpses. Okay, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया यानी इंडिया मतलब भारत. ओके, ग्लिम्सिस का मतलब होता है झलक, तो भारत की एक झलक. अभी हम इस चैप्टर में 3 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे. 3 दिशाएं इन द सेंस कि एक बात होगी वेस्ट की, दूसरी बात होगी यहाँ पर साउथ की, और तीसरी बात हम करेंगे ईस्ट की. तो एक तरह से भारत के 3 कोनों के बारे में हम जानकारी हासिल इसमें करेंगे, और इसीलिए इन तीनों चैप्टर्स को मिला के जो कि अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं उनको तीनों को एक ही चैप्टर में डाला है, और इन्होंने उसको एक कॉमन नाम दे दिया ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ओके, सो वो 3 चैप्टर क्या हैं? एक तो है इसी में ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग, और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम. ए बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो लिखा है लूसियो रोड्रिगिस ने. कुर्ग जो लिखा है लोकेश अब्रॉल ने. टी फ्रॉम आसाम जो है वो किसने लिखा है? अरूप कुमार दत्ता ने. अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन, यू कैन से दैट, क्योंकि हर बार अगर हम बात करें तो चाहे इसमें से 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट आए, यानी स्टेंजा या पैसेज के बेस पे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो 5 नंबर के हो सकते हैं, या फिर इसमें से 5 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 नंबर का ऐसे 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है. और हर बार आता ही आता है, या तो 5 का, या 2 का, या फिर 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन. तो हर एंगल से अगर हम बात करें तो इट्स द चैप्टर that is very important from the point of view of board examination of 10th class. So before starting the Hindi explanation of the first chapter of this part, A Baker from Goa, I would like to request you that please like and subscribe my channel, and also share my videos to other students so that they can also understand the chapter and get knowledge, and also press the bell icon button to get the new notifications of my video. Okay, and now we will start the Hindi explanation of the first part of this chapter, and that is the A Baker from गोवा. ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं बेकर फ्रॉम गोवा की, तो उसके राइटर कौन है? लूसियो रोड्रिगिस. तो रोड्रिगिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो बेसिकली एक टीचर भी हैं, और साथ ही साथ वो एक ब्राज़ीलियन, यानी ब्राज़ील के रहने वाले हैं, और ब्राज़ीलियन जी जित्सु में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट भी हैं. और इस वक्त वो लंदन में इसी चीज़ की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं दूसरे बच्चों को और भी बड़े लोगों को, और साथ में वहीं पर इसकी कोचिंग भी दे रहे हैं इस वक्त. और ये अलाइव हैं, और इनका जो निक नेम है, एक पेट नेम भी है, और वो है लगार्तो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस. इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी बन सकती हैं. तो व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो कैसे लोगों की तस्वीरें या कैसी जगहों की तस्वीरें आपके माइंड में या मन में आती हैं? व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, आप इंडिया के किस हिस्से में रहते हैं और विजिटेड, या फिर कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ ऐसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस के नाम बता सकते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हों. नेक्स्ट है, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच, द फ्रेंच, द पुर्तगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. तो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी तो डेफिनेटली आपने ये भी पढ़ा कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के अलावा और भी बहुत से विदेशी थे जो इंडिया के ऊपर राज करके गए, चाहे वो डच थे, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो पुर्तगीज़ थे. अगर हम बात करें ब्रिटिश वालों की, तो ब्रिटिश ने ऑल ओवर इंडिया पर राज किया. ओके, 1600 में वो आए, और 1947 में हमें आज़ादी मिली, और तब तक 400 साल तक तकरीबन उन्हीं का राज था. नेक्स्ट फिर डच
जो थे डच उनसे पहले आए थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वास्को डी गामा जो था वो बेसिकली एक डच ही था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंच, तो जब फ्रांसीसी आए तो उनको ज़्यादा लालच नहीं था, तो वो इंडिया के एक छोटे से पार्ट में पादुचेरी में ही बस गए, और आज भी वहाँ पर फ्रांसीसी हैं। और जब फ्रांसीसी जब चाहें वो वापस फ्रांस में जा सकते हैं, फ्रांस ने उनके लिए अवेलेबिलिटी रखी है। नेक्स्ट है पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ का राज रहा कहाँ पर, गोवा वाली साइड में। हालांकि वो पुर्तगीज़ जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो अपनी मर्जी से इंडिया में रहना चाहते थे वो अभी भी यहाँ पे हैं। तो कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंसेस। तो आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन कौन से हिस्सों में फ्रेंच और पुर्तगीज़ का प्रभाव है। इन्फ्लुएंस मतलब इम्प्रेशन या प्रभाव है, वो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी। और क्या आपको ये पता है कि भारत के किन हिस्सों में चाय और कॉफ़ी उगती है। ओके, ये भी आपने एसएस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम थर्ड चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसी चैप्टर नंबर 7 के थर्ड पार्ट में टी और कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होता है, जो बेकिंग का काम करता है, यानी ब्रेड वगैरह बनाना और पाव वगैरह जो होते हैं, बन होते हैं, टोस्ट होते हैं, सैंडविचेस होते हैं। तो ये सब उसी के बेकिंग के ही पार्ट्स हैं। तो बेकर बेसिकली जो पुर्तगीज़ थे उनको बहुत पसंद था बेकिंग का काम, और वो करते भी थे। तो बेशक पुर्तगीज़ चले गए, लेकिन वो पीछे अपने लिए अपनी इस परंपरा को छोड़ गए, और जो लोग पुर्तगीज़ इंडिया में रह गए उन्होंने इस परंपरा को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गोवा के बेकर्स के बारे में, कि कैसे उनका काम धंधा चलता था या किस तरीके से वो काम करते थे। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। पेन पोर्ट्रेट होता है करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण, ओके, विश्लेषण करना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर हम जो पारंपरिक गोवा के गांव हैं वहाँ पर बेकरी वालों का पेन पोर्ट्रेट यानी चरित्र चित्रण करेंगे, या उनके बारे में बताएंगे कि आज भी कितनी अहमियत है उन बेकरी वालों की उनके समाज में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous laws of ब्रेड। आर एल्डर्स, यहाँ पर हमारे पूर्वज, कौन कह रहा है ये बात, ये कह रहा है लेखक। ओके, तो लेखक कौन है आपका, लूसियो रोड्रिगेज। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, आर ऑफन हर्ड, वो अक्सर सुनते हैं, रेमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनेंसिंग होता है थिंक करना, नॉस्टैल्जिकली मतलब बहुत मंत्रमुग्ध होकर, फॉन्डली आप अदर वर्ड्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉन्डली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी याद किससे करेंगे, जो चीज़ हमारे अतीत में हुई होगी उसी चीज़ को याद करेंगे। तो अपनी बीते हुए जो उन पुराने पुर्तगाली दिन थे जब वो इंडिया में रहा करते थे, तो उन दिनों को याद हमारे पूर्वज करते हैं, ऐसा लेखक हमें बता रहा है। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड। और किसको याद करते हैं, उन पुर्तगाली लोगों को और उनके द्वारा फेमस बहुत प्रसिद्ध बनाए हुए ब्रेड लॉव्स को भी। ब्रेड की रोटियां मतलब ब्रेड जिसे आप डबल रोटी कहते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश्ड मतलब डिसअपियर्ड, गायब हो जाना, या डाइड भी कह सकते हैं आप। तो उन लॉव्स को खाने वाले हो सकता है गायब हो गए हों या मर गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उन डबल रोटियों को या उन बन को बनाने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। और हम ही लोगों के बीच में वो लोग बसे हुए हैं जो मिक्सर्स थे। मिक्सर मतलब जो इन बन को या लव्स को बनाने का मिक्सर तैयार करते थे। मोल्डर्स, उनको फिर एक शेप देते थे, क्योंकि होती तो डबल रोटी है, चाहे वो बर्गर का बन हो और चाहे वो ये क्या नाम लेते हैं आपका ब्रेड हो, सैंडविच हो, या कुछ और पाव भाजी का पाव हो, तो होता तो वही है, बस शेप अलग है। तो शेप देने की जो शेप जो होते हैं जिससे शेप दी जाती है उसको मतलब है मोल्ड करना, यानी मोल्ड मतलब शेप देना। तो जो शेप देते थे उन्हें, वो भी आज हैं हमारे बीच। दोज हु बेक द लॉव्स। और फिर उन डबल रोटियों को जो पकाते थे,
बेक करते थे वो भी आज हमारे बीच में है। जरूरी नहीं कि वही इंसान जिसने पहली बार बनाना शुरू किया वो जिंदा है, लेकिन उसकी परंपरा आज भी जिंदा है, बेसिकली जो लेखक है वो कहना चाहता है। द मोल्डर्स आर दोज हु बेक द लॉव्स, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। फर्नेसेस क्या होती हैं? भट्टियाँ, जहाँ पर आग वगैरह जलाई जाती हैं। दूसरा वर्ड मीनिंग क्या है इसका? हर्थ, HEARTH, उसका दूसरा नाम क्या है? हर्थ। ओके, तो क्या कहता है? दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड मतलब वक्त के साथ टेस्ट होने वाली, यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो लंबे समय तक चलती रहती हैं, यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोज एज ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल, पुरानी, वही पुरानी लंबे समय तक चलने वाली जो भट्टियाँ हैं स्टिल एग्जिस्ट मतलब रहना भी, आज भी वो विद्यमान है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड होता है पुट आउट, यानी बुझ जाना। तो उन भट्टियों की आग भी आज भी बुझी नहीं है। द थड एंड द जिंगल, थड का मतलब क्या होता है? ए डल एंड हैवी साउंड, भारी सी आवाज़। जिंगल होता है खनखनाहट, ए लाइट रिंगिंग साउंड, जैसे आप कुछ टांगने वाली चीज़, रिंगिंग बेल्स वगैरह टांग देते हैं, तो वो उनकी जो साउंड होती है दैट इज़ ऑल्सो कैन से जिंगल। ओके, है ना, क्रिसमस के पे कहते हैं जिंगल बेल, तो उसकी साउंड जो है दैट इज़ कॉल्ड, बेल की साउंड के लिए यूज वर्ड होता है यहाँ पे जिंगल। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, तो जो परंपरागत बेकरी वाले थे ना, उनके हाथ में एक बैम्बू यानी बांस की लकड़ी होती थी, और जिससे वो ठक ठक करते थे यानी ज़मीन पर मारते थे, तो उसकी ज़मीन पर मारने की जो साउंड है उसको बोलेंगे थड, और उसके ऊपर उन्होंने घुंघरू बांधे हुए थे, तो घुंघरू की जो आवाज़ आती थी दैट इज़ कॉल्ड जिंगल। हेराल्डिंग मतलब अनाउंसमेंट, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और ये डंडे के या उस बांस की थड की जो आवाज़ थी और उसकी जिंगल की या उनके घुंघरुओं की जो आवाज़ थी, वो वास्तव में सुबह सुबह बेकरी वाले के आने की घोषणा थी, अलार्म था एक तरह से कि भी हाँ बेकरी वाला आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, लेकिन वो गोवा के आज भी कई जगहों पर उनकी आवाज़ सुनाई देती है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. हो सकता है वो पिता जिंदा ना हो जिसने ये काम शुरू किया था, लेकिन उसका पुत्र आज भी अपने इस पारिवारिक धंधे को आगे बढ़ा रहा है। These bakers are even today known as pedder in Goa. और आज इन बेकरी वालों को गोवा में किस नाम से पुकारा जाता है? पेडर। तो इन बेकर्स का दूसरा नाम क्या है? पेडर। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend. तो लेखक कहता है कि जब हम गोवा में थे तो बचपन में जब हम छोटे थे वहाँ पर द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, तो ये बेकरी वाले हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियन हमारे साथी होते थे, एंड गाइड और हमारे क्या होते थे? मार्गदर्शक होते थे। ओके, कंपेनियन, फ्रेंड, ये सारे एक ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो वो क्या हमारे होते थे? कंपेनियंस होते थे, साथी होते थे, फ्रेंड होते थे, गाइड होते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। तो जो बेकरी वाला है यहाँ पे लेखक हमें क्या बता रहा है कि जब वो गोवा में रहते थे कभी या उनके पूर्वज, तो बेकरी वाला दिन में 2 बार आता था, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, तो सबसे पहले तो वो तब आता था जब वो सुबह निकलता था। सेट आउट होता है निकलना, जब वो निकलता था सुबह बेचने के लिए। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और फिर शाम को तब आता था जब वो अपनी बड़ी बड़ी टोकरियों को खाली करके वापस जा रहा होता था, यानी अपना सारा माल बेच के वापस जा रहा होता था, तब बेकरी वाला मिलता था। ह्यूज का मतलब है बिग, बड़ी। ओके, द जिंगलिंग थड ऑफ हिज अ बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप, तो उसके बांस की वो भारी भरकम खनखनाहट वाली जो आवाज़ थी, वो आवाज़ हमें हमारी नींद से जगा दिया करती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, ग्रीट का मतलब होता है वेलकम, और हम भाग जाते थे बेकरी वाले से मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, यानी हमें इतना इंतज़ार क्यों रहता था बेकरी वाले का?
वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या हमें ब्रेड इतने ज़्यादा पसंद थे इसलिए? नॉट एट ऑल, नहीं। द लॉव्स वर बॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो जो लॉव्स थे वो तो घर के नौकर ही खरीदा करते थे, ठीक है, जिनको पैस्किन या फिर बेस्किन बोला जाता था। तो कहता है कि जो ब्रेड थे वो तो घर के नौकर खरीद के लाया करते थे, लेकिन फिर हमें इतना इंतज़ार क्यों रहता था उनका? द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, वट वी लॉन्ग्ड फॉर। लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना, क्रियोसिटी होना या फिर तड़पना, अगर आप हिंदी में बात करें तो क्या कहता है, वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चॉज केयरफुली। तो लेखक कहता है कि हम तो सिर्फ उन ब्रेड बेंगल्स के लिए तड़पते थे जिसे हम अपनी मर्जी से चुनते थे, यानी उसके पास ब्रेड की अलग अलग शेप की ब्रेड होते थे। तो कहते हैं कि हम अपनी पसंद की शेप वाले ब्रेड चुनते थे। ब्रेड बेंगल मतलब ऐसा ब्रेड होता था जिसकी बेंगल जैसी, चूड़ी जैसी शेप होती थी। तो कहते हैं हम अपनी मर्जी से उनको चुनते थे और उसके लिए ही हम भागते थे। विच वी चूज़ केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। तो कई बार वो बहुत विशेष रूप से बनाए हुए मीठे ब्रेड भी लाता था, ठीक है। द बेकर मेड हिज अ म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो जो बेकरी वाला था उसकी जो एंट्री होती थी हमारे घर के सामने या हमारे गांव में, वो अपने बांस के डंडे के ऊपर जो उसने घुंघरू बांधे हुए थे उसकी झेंग झेंग की आवाज़ के साथ होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। तो जब बेकरी वाला आता था तो वो अपना एक हाथ अपने सिर पर रखी हुई टोकरी को सपोर्ट करने के लिए लगा के रखता था। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। तो अपनी टोकरी को वो क्या कहता है कि पकड़ के रखता था ऊपर एक हाथ से, और दूसरे हाथ से वो क्या करता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। बैंग्ड होता है जोर से मारना, तो वो दूसरे हाथ से क्या करता था, जोर जोर से बैम्बू जो था वो ज़मीन पर मारता था, जिससे क्या होता था, उस बैम्बू के ऊपर बंधे हुए घुंघरू खन खन करते थे और सबको पता चल जाता था उसके आने का। उसके आने का। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। और जब घर के अंदर से औरतें आती थी, चाहे वो नौकरानियाँ ही थी, उससे वो ब्रेड बेंगल्स या फिर ब्रेड लॉव्स खरीदने के लिए, तो वो उनका स्वागत गुड मॉर्निंग कहकर करता था। एंड देन प्लेस इज अ बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। जैसे वो भेलपुरी वाले होते हैं ना, तो 3 एंगल के यानी 3 डंडों को इस तरीके से एंगल दिया होता है कि उसके ऊपर टोकरी रखी जा सके, तो वो उसके लिए वर्टिकल वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ओके। तो वो जो उसके पास वर्टिकल बैम्बू होते थे, वो 3 बैम्बू उसने बांधे हुए होते थे, उनको नीचे रख के उसके ऊपर वो टोकरी रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड। असाइड होता है एक तरफ, ओके। तो हम बच्चों को बेकरी वाला थोड़ा एक तरफ कर देता। पुश होता है थोड़ा धक्का देना, तो धक्का तो नहीं, मतलब थोड़ा सा एक तरफ करता। विद ए माइल्ड रिब्यूक। माइल्ड मतलब पोलाइट, रिब्यूक होता है स्कोल्ड करना, डांटना। तो हल्की सी डांट के साथ वो बेकरी वाला हमें एक तरफ करता। एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और सबसे पहले जो घरों से नौकर आते थे उनको ब्रेड दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप। गिव अप होता है कि छोड़ना, कहते हैं हम भी कहाँ छोड़ने वाले थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट। बेंच मतलब बेंच, और पैरापेट का मतलब होता है किसी ऊंची जगह पे, स्टेज टाइप, ओके। तो लेखक कहता है कि हम भी किसी बेंच पर या फिर ऊंची जगह पर चढ़ जाते एंड पीप इनटू द बास्केट। पीप होता है ग्लेयर करना या फिर झांकना, ओके। तो कहता है हम टोकरी के अंदर देखते। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज डे लॉव्स। लेखक कहता है रिकॉल मतलब रिमेंबर, फ्रेगरेंस मतलब स्मेल, ओके। तो लेखक कह रहा है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे आज भी उन विशेष रूप से जो वो ब्रेड लॉव्स लेकर आता था उनकी खुशबू मुझे आज भी याद है। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बेंगल्स बन के आती थी और बड़ों के लिए लॉव्स बन के आते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। कहता है फिर एक बार वो बेंगल्स हमारे हाथ में आ जाती थी ना, तो फिर तो हम ब्रश करने की परवाह भी नहीं करते थे और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, या फिर अपने मुंह को भी प्रॉपर रूप से धोने की कोशिश नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम धोएं भी क्यों ना क्यों,
who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? तो उस वक्त पेस्ट वगैरह तो होते नहीं थे, तो आखिर टूथब्रश करने के लिए आम के पत्ते तोड़कर उनसे ब्रश करने की जहमत कौन उठाए? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और आखिर ये इतना ज़रूरी भी क्यों है भाई ब्रश करना? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। तो यहाँ पे लेखक ने मजाक मजाक में कहा कि शेर कभी ब्रश नहीं करते हैं। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. गर्मा गर्म जो चाय होती थी वो हर चीज़ को सफाई से साफ कर देती थी, यानी मुंह की गंदगी को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देती थी। With it, we have completed the first part of this chapter, A Baker from Goa. In the next part, we will see what the writer is going to tell us about the bakers of the Goa. Till then, stay home, stay healthy. Thank you. Have a nice day.